नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की पहली इकाई, दूसरी, तीसरी और चौथी सभी के आदि लघु उत्तरीय प्रश्न का टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 10 नंबर के पूछे जाएंगे आपके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे अच्छे अंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इकाई 1 अधिगम की अवधारणा एवं चिंतन प्रक्रिया। प्रत्यक्षीकरण सीखना किसे कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण सीखने में व्यक्ति इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और वह घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया करता है। यह एक मानसिक क्रिया है जिसमें किसी उत्तेजक का उपस्थित होना, उत्तेजक का ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना, ज्ञानवाही नाड़ियों द्वारा उत्तेजक के अनुभव को मस्तिष्क में स्थित बोध केंद्र तक पहुंचाना, मस्तिष्क में प्रारंभिक प्रतिक्रिया संवेदना का उत्पन्न होना और संवेदना अर्थ में जुड़कर प्रत्यक्षीकरण होना आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? जब किसी एक ही स्तर अथवा कक्षा में एक विषय से संबंधित सीखा गया ज्ञान अथवा कौशल दूसरे विषय से संबंधित ज्ञान अथवा कुशलता को सीखने में सहायक होता है तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कक्षा 10 के गणित विषय का ज्ञान भौतिक विज्ञान को समझने में सहायक होता है। क्षैतिज स्थानांतरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रतिभिज्ञान का स्मृति में क्या स्थान है? प्रतिभिज्ञान वह योग्यता है जिसके द्वारा पूर्व अनुभवों अथवा सीखे हुए तथ्यों को अन्य तथ्यों के साथ जोड़कर या उनसे अलग करके उसे स्पष्ट रूप में समझा जाता है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी व्यक्ति से प्रथम बार मिलते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों द्वारा उसका प्रतिबिंब बन जाता है। जब व्यक्ति हमें वर्षों बाद फिर मिलता है तो यह स्मृति चिन्ह पुनः उभर आते हैं तथा हम उसे दूसरे व्यक्तियों के बीच पहचानने में समर्थ होते हैं। पूर्ण विधि एवं आंशिक विधि को समझाइए। पूर्ण विधि जब कोई व्यक्ति संपूर्ण विषय सामग्री को एक साथ याद करता है तो इस प्रकार से स्मरण करने की विधि को पूर्ण विधि कहते हैं। अधिक बुद्धिमान बच्चों के लिए पूर्ण विधि से स्मरण करना प्रभावी होता है। आंशिक विधि जब कोई व्यक्ति किसी विषय सामग्री को कई भागों में विभक्त करके उन्हें अलग अलग याद करता है तो इस प्रकार के स्मरण करने की विधि को आंशिक विधि कहते हैं। मंद बुद्धि बालकों के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। विस्मरण में दमन का सिद्धांत समझाइए। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में जो दुखद अनुभव होते हैं उन्हें वह भुलाने का प्रयत्न करता है। जब भी वे उसे स्मरण आते हैं उनके लिए चिंता उत्पन्न करते हैं। यदि चिंता उत्पन्न करने वाले मनोवेगों को पूरी तरह से रोक लिया जाए तो उनको चेतन में न आने दिया जाए तो इसे दमन कहते हैं। विस्मृति को दूर करने के 4 उपाय बताइए। सीखने वाले का शरीर स्वस्थ हो, सीखने वाला मस्तिष्क रोगों से मुक्त हो, सीखने वाला मानसिक आघात एवं मानसिक द्वंद्वों से मुक्त हो, सीखे जाने वाली सामग्री की उपयोगिता स्पष्ट हो। सृजनशील सीखने से क्या तात्पर्य है? सृजनशीलता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन करे। नव सृजनकर्ता की अनुपम देन होती है। इसके अंतर्गत वह नए नए विचार प्रस्तुत करता है, नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है और नए नए तथ्यों की खोज करता है। अगला प्रश्न है, विस्मरण का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक एबिंगहॉस हैं। इन्होंने विस्मरण या विस्मृति को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया बताया है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु की सामग्री को याद करता है परंतु वह बहुत दिनों तक उसका स्मरण नहीं करता है तो उसे भूल जाता है। इस प्रकार अभ्यास का अभाव ही विस्मृति का कारण है। विस्मरण का बाधा का सिद्धांत क्या है? बाधा के सिद्धांत के प्रतिपादक मूलर, पिलजेकर तथा वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिक हैं। इन मनोवैज्ञानिकों के विचारों में व्यक्ति के नए अनुभव प्राचीन संस्कारों के प्रत्यय स्मरण में बाधक होते हैं तथा नवीन अनुभवों के बाद बाधा पहुंचाने से पुराने अनुभव विस्मृत हो जाते हैं। अधिगम की कठिनाइयाँ क्या हैं? लिखिए। अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्या का समाधान होते ही
अधिगम संबंधी वह कठिनाई समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम असक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहाँ वह व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि में स्पष्ट अंतर हो। इसके बाद इकाई 2 बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। सीखना जन्मजात प्रवृत्ति है, समझाइए। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। किसी में यह कम तो किसी में सामान्य और किसी में अधिक पाई जाती है। मनुष्य जन्म के कुछ समय बाद ही अनुकरण द्वारा सीखने लगता है और जिज्ञासा स्वरूप वह उसके चारों ओर के पर्यावरण में उपलब्ध व्यक्ति, क्रिया, वस्तु आदि सभी के बारे में जानने की चेष्टा करता है। बाल विकास की अवधारणा क्या है? किसी बालक के विकास से आशय शिशु के गर्भाधान से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से है। तत्पश्चात उसके अंगों का विकास होता है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इसी प्रकार बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है। यही बाल विकास कहलाता है। क्या एक शिक्षक को सीखने की विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? शिक्षक को सीखने की विभिन्न प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि ज्ञान एवं कौशल शिक्षक के व्यक्तित्व के अंग होते हैं। शिक्षक को अपने विषय का जितना स्पष्ट ज्ञान होगा और वह सिखाए जाने वाले कौशल में जितना अधिक कुशल होता है, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावी होती है। शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति इतना अधिक आत्मभाव होता है, वह उसके प्रति इतना अधिक प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? इस चिंतन का मुख्य उद्देश्य किसी नई चीज का निर्माण करना है। यह वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों की प्रवृत्ति की व्याख्या करने के लिए नए संबंधों की खोज करता है। यह पूर्व स्थापित नियमों से बाध्य नहीं होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही समस्या पैदा करता है और फिर स्वतंत्रता पूर्वक उसके समाधान के साधन ढूंढता है। वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं का चिंतन इसी प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, चिंतन के साधन के अंतर्गत सूत्र क्या है? चिंतन के साधन के अंतर्गत सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इसमें गणित, विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। भारतीय संस्कृत के श्लोकों में संचित हैं, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। संज्ञान से क्या तात्पर्य है? प्रश्न यह आ सकता है। संज्ञान से तात्पर्य उन समस्त मानसिक योग्यताओं से है जिनका संबंध बुद्धि से होता है। बालक में मानसिक योग्यताओं के विकास की स्थिति तीव्र होती है। मानसिक प्रवृत्ति विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग ढंग से विकसित होती है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने अनुभव को विशेष महत्व दिया है। संज्ञान के विकास का आभास इस बात से भी होता है कि बालक में किस प्रकार की संकल्पनाएं विकसित होती हैं। बालक शब्दों को सीखता ही नहीं, उनकी प्रतिमा भी ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है और इसका क्या आशय है? प्रश्न आ सकता है। सीखना व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर का है। सीखना क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में हुआ यह परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के पूर्ण अनुभवों पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति नृत्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते रहते हैं तथा उसके व्यवहार में सामंजस्य आ जाता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? पियाजे के अनुसार लगभग 11 वर्ष की उम्र में लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में वे अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। जहां मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे वास्तविक संसार के साथ संक्रिया करते हैं, वहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के किशोर संक्रियाओं के साथ संक्रिया करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक सोच की सीमाएं लिखिए। प्रतीकों से निरूपण करने में हुई प्रगति को छोड़कर पियाजे स्कूल पूर्व आयु के बच्चों का वर्णन इस दृष्टि से करता है कि वे क्या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वे क्या कर सकते हैं। चिंतन की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। यह प्रश्न मैंने बुक्स के नोट्स के द्वारा भी कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में ये प्रश्न है, आप वहाँ से देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चिंतन अवधारणाओं, संकल्पनाओं एवं निर्णयों तथा सिद्धांतों आदि में वस्तुगत जगत को परिवर्तित करने वाली संक्रिया है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान से जुड़ी है। चिंतन का उद्भव लोगों के उत्पादन, कार्यपालन की प्रक्रिया के दौरान होता है और वह यथार्थ का बेहद परावर्तन सुनिश्चित करता है। उसमें यह प्रश्न डिटेल से बताया हुआ है।
अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, चिंतन की परिभाषा और ये अपसारी अभिसारी चिंतन। अभिसारी अपसारी चिंतन भी करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख लीजिएगा, अगर लघुत्तरी में पूछे तो आप लिख पाएँ। अभिसारी चिंतन, इस प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया में किसी भी विषय पर एकांगी चिंतन किया जाता है जो कि उसके लिए आवश्यक होता है। तार्किक चिंतन क्या है? हम अपनी कलम रखकर भूल जाते हैं तो हम विचार करते हैं कि हमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था, वह स्थान बैठने का कमरा था। इस प्रकार तर्क करके हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कलम बैठने के कमरे में होगा। जब हमारे सामने कोई गंभीर समस्या आ जाती है तब हम उस समस्या के समाधान के लिए किए गए चिंतन को ही तार्किक चिंतन कहते हैं। अगली इकाई है इकाई नंबर 3, संज्ञान और अधिगम। सामाजिक अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, भौतिक सुविधाएं, परिवार की स्थितियां, विद्यालय, सांस्कृतिक वातावरण, रोग, वैश्विक परिवेश, संपूर्ण परिस्थितियां। अगला प्रश्न है प्रसूत व्यवहार क्या होता है? प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति या जानवर किसी आवश्यकता से प्रेरित होकर कार्य करता है, जैसे भूख। पहले वह अन्वेषी क्रियाएं करता है, अन्वेषी क्रियाएं करते हुए वह उद्देश्य प्राप्ति की अनुक्रिया उपलब्ध करता है, जैसे भोजन प्राप्ति। वह इस अनुक्रिया की आवृत्ति करता है, पुनर्बलन, और इस प्रकार यह अनुक्रिया अधिगम अनुक्रिया हो जाती है। यही प्रसूत व्यवहार कहलाता है। प्रश्न आ सकता है, सारे प्रश्न आप अच्छे से देखिए, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो लिख पाएंगे। सीखने की कोई 2 विधियां लिखिए। सीखने की 2 विधियां हैं, अवधान का विस्तार, अभिप्रेरणा द्वारा सीखना। अधिगम की प्रकृति को समझाइए। बुक्स के बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा ताकि पेपर अच्छा जाए। अधिगम की प्रकृति, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। अधिक सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। यह व्यवहार परिवर्तन की क्रिया है, सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम का परिपक्वता, थकान, बीमारी आदि से संबंध नहीं होता है। अधिगम की कोई 2 व्यवहारवादी सिद्धांतों के नाम लिखिए। पावलाव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है अवधान एवं रुचि में क्या अंतर होता है, समझाइए। अवधान एवं रुचि के संबंध में मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त अवधान है एवं अवधान सक्रिय रुचि है। कुछ मनोवैज्ञानिक अवधान को रुचि पर आधारित एवं कुछ मानते हैं कि रुचि अवधान पर आधारित है, परंतु अवधान व रुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान देता है तो अवधान के कारण किसी वस्तु के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न की जा सकती है, समझाइए। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। खेल विधि का उपयोग द्वारा, समूह गतिविधियों का आयोजन करके, प्रयोग निरीक्षण आदि के अवसर देना, पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कराना, जिज्ञासा को तृप्त करना, अत्यधिक शिक्षण से दूर रहना, अत्यधिक पुनरावृत्ति से दूर रहना। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के कोई 4 शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। प्रश्न आ सकता है। भाषा विकास व शब्दार्थ विकास में महत्वपूर्ण, सामाजिक रूप से वांछित स्वीकार्य बाल व्यवहार का विकास करना, पुरस्कार या दंड के माध्यम से सिखाने में सरलता, पुनर्बलन के माध्यम से व्यवहार को सही दिशा देना, परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि देती है और यह संतुष्टि अधिगम को प्रेरित व प्रोत्साहित करती है। व्यवहारवाद के कोई 2 नियम लिखिए। पहला है बारंबारता का नियम, दूसरा है अभिनवता का नियम। अवधान की परिभाषा लिखिए। रॉस के अनुसार अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है सीखने की तत्परता का नियम क्या है। सीखने की तत्परता का नियम, सीखने का अभिप्राय है किसी काम को करने के लिए तैयार होना। यह तैयारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होनी चाहिए। 1-2 मास के बालक को हम बैठना नहीं सिखा सकते क्योंकि वह उसके लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होता। एक 7 वर्ष के बालक को हम किसी गहन समस्या का समाधान करना नहीं सिखा सकते क्योंकि वह मानसिक या बौद्धिक रूप से तैयार नहीं होता। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि किसी शारीरिक क्रिया को करने के लिए शारीरिक परिपक्वता और किसी मानसिक या बौद्धिक क्रिया को करना या सीखना हो तो मानसिक या बौद्धिक परिपक्वता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सीखने की परिभाषा लिखिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।
गेट्स व अन्य। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल हो। पॉल ने कहा है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। अधिगम के कोई 5 उद्देश्य लिखिए। अधिगम के उद्देश्य: विद्यार्थी और अधिगम केंद्रित उपागमों के बीच अंतर करना, सहकारी और सहभागी विधियों का उपयोग और वर्णन करने में, अधिगम क्रियाकलाप के अवयवों को पहचानने में, कक्षा कक्ष में उपयोग के लिए अधिगम क्रियाकलापों के नियोजन करने में, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में क्रियाकलाप आधारित उपागम का आयोजन करने में। अगला प्रश्न है अधिगम केंद्रित शैक्षणिक अभ्यासों के उदाहरण लिखिए। अधिगम केंद्रित शैक्षणिक अभ्यासों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। कक्षा के भीतर व बाहर सहयोगात्मक सामूहिक अधिगम, व्यक्तिगत विद्यार्थियों का अन्वेषण और पूछताछ, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों द्वारा अन्वेषण और पूछताछ, समस्या आधारित खोजबीन अधिगम, समकालिक अंतःक्रिया दूरस्थ अधिगम, स्वयं के द्वारा अभिभूतमूलक अधिगम क्रियाकलाप, अधिगम कार्यों का स्वनिर्धारित प्रदर्शन। अगला प्रश्न है 15 अधिगम की जिम्मेदारियां लिखिए। अधिगम की जिम्मेदारियां अध्यापक व छात्र दोनों की होती हैं, लेकिन विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अधिगम और मूल्यांकन की जिम्मेदारी करें। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी आगे के अधिगम के लिए अधिगम कौशलों का विकास करता है। स्वनिर्देशित जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बनता है। वह अधिगम का स्वमूल्यांकन करते हैं और त्रुटियों का सुधार कर सकता है। साक्षरता सूचना कौशलों में सिद्धहस्त बनता है। अगला प्रश्न है अनुकरण को बल देने के कोई 3 रास्ते लिखिए। प्रत्यक्ष प्रशंसा या इनाम प्रदान करना, संतोषजनक परिणाम और प्रतिनिधित्व पुनर्बलन। इकाई 4 भाषा एवं संप्रेषण। भाषा क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थ में देखे एवं सुने जाते हैं। उदाहरण के लिए मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं, वे सभी भाषा कहलाते हैं। भाषा मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह विचार विनिमय का साधन है। यह भाव, विचार, अनुभव आदि को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। अगला प्रश्न है भाषा के विभिन्न रूप समझाइए। मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते हैं। मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में समस्त ज्ञान मौखिक रूप से ही सुरक्षित रहा है। लिखित भाषा जब हम मौखिक विचारों को किसी भी लिपि में लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी माना जाता है। जब हम अपने विचार अथवा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं तो लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। किसी जाति अथवा समाज, राष्ट्र के विचार, मूल्य, मान्यताएं, ज्ञान आदि लिखित भाषा में ही सुरक्षित रहते हैं। लिखित भाषा अनुभूति, मान्यताएं, मूल्य, विचार, ज्ञान और अनुभव। भाषा और समाज एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, समझाइए। भाषा और समाज एक दूसरे में इस तरह गूंथे हुए हैं कि एक को दूसरे के बिना समझ पाना असंभव है। ऐसा कोई मानव समाज नहीं है जो भाषा पर निर्भर ना करता हो, उससे प्रभावित ना होता हो और खुद उसे प्रभावित ना करता हो। यह कथन भाषा, समाज और वास्तविकता के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। सपीर और वोल्फ प्राकल्पना ने लोगों के भाषा के बारे में सोचने के नज़रिए को बदल दिया है। जहाँ कुछ लोग सपीर और वोल्फ के मत से सहमत हैं, वहीं दूसरे लोग इसके विरोध में तर्क देते हैं। लेकिन अब हर शोध प्रमाणित करते हैं कि भाषा का विचारों और वास्तविकता को देखने के नज़रिए पर प्रभाव तो पड़ता है, मगर वह वास्तविकता को नियंत्रित नहीं करती। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में बहुभाषिकता की लोकप्रियता का कारण बताइए, या बहुभाषिकता क्या है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में बहुभाषिकता की लोकप्रियता के निम्न कारण हैं। बहुभाषिकता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिता में विभिन्न भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भाषाओं को सीखने का प्रयास किया जाता है। इसमें भाषाओं की उपयोगिता के आधार पर महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालय में भी छात्र को एक से अधिक भाषा सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में श्रवण कौशल के अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्रवण कौशल का संबंध कान से है। भाषा सीखने का यह प्रथम चरण है। छात्र कहानी, कविता, भाषण, वार्तालाप आदि
का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है तथा उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। वास्तव में श्रवण कौशल भाषा सीखने का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके आधार पर ही अन्य कौशलों का विकास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के पश्चात ही पढ़ने लिखने का कौशल विकसित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, ध्वनियों एवं विचारों को कानों के द्वारा सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कही जाती है। प्रश्न 6, बच्चों में पाए जाने वाले कोई 4 वाणी दोष लिखिए। वाणी दोष। बच्चों में पाए जाने वाले प्रमुख वाणी दोष निम्नलिखित हैं: तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण और भ्रष्ट उच्चारण। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख पदों को लिखिए। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख पद निम्नलिखित हैं: संदेश प्रेषक, संदेश माध्यम, डिकोडिंग और प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न है, भाषा और वाणी में क्या अंतर है? भाषा और वाणी में अंतर। भाषा का प्रत्यय वाणी के प्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। इसके अंतर्गत विचारों के आदान प्रदान के सभी माध्यम सम्मिलित हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना, संकेतों का प्रयोग करना, मुखमंडलीय प्रकाशन, हाव भाव सभी भाषा के विविध रूप हैं। वाणी भाषा का केवल एक विशिष्ट रूप कही जाएगी। वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं या शब्दों को उच्चारित करते हैं। कहानी के कितने प्रकार होते हैं? कहानी के 8 प्रकार होते हैं: घटना प्रधान, पात्र प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, हास्य प्रधान, काव्यात्मक और प्रतीकात्मक। प्रश्न आ सकता है, बालकों में कितने प्रकार का शब्द भंडार पाया जाता है? बालकों में शब्द भंडार 14 वर्ष में 9000, 16 वर्ष में 11700 और 18 वर्ष में 13500 शब्द भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास क्या है? भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले प्रारंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु मात्र 10 मास में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो जाता है। प्रश्न 12 है, बालक का भाषा विकास के चरणों के नाम लिखिए। भाषा विकास के चरणों के नाम: शैशवावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास, किशोरावस्था में भाषा विकास। भाषा विकास के प्रभावी कारक। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता के महत्व को लिखिए। बहुभाषिकता का महत्व: अधिक संवाद कौशल, व्यापक सोच, उच्च भाषा बोध, अधिक कैरियर अवसर, राष्ट्रीय एकता, स्मृति में सुधार, ज्ञान वृद्धि आदि। ज्ञान में वृद्धि आदि। इसके बाद अंतिम इकाई है खेल, स्व एवं नैतिक विकास। किसी बच्चे के विकास क्रम में खेल की क्या भूमिका है? खेल स्वयं अपने लिए किए जाने वाली एक क्रिया है या खेल एक निरुद्देशीय क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। खेल की विशेषता यह है कि खेल आमोद प्रमोद है। कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जिससे बच्चों को आनंद मिलता है खेल है। एक ही कार्यकलाप किसी के लिए खेल हो सकता है और वहीं दूसरे के लिए कार्य। उदाहरण के लिए, जब बच्चे कक्षा में सिक्कों को पहचानना सीख रहे हैं तो वह कार्य कर रहे हैं, परंतु जब वे सब्जी खरीदने और बेचने का खेल खेलते हैं और इस प्रक्रिया से स्वयं ही सिक्कों की पहचान करना सीख जाते हैं, तब यह गतिविधि खेल बन जाती है। अगला प्रश्न है, खेल बच्चों के क्रियात्मक विकास में सहायक होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। खेल अपने आप में ही आनंददायक होता है। खेलने से बच्चों को बहुत संतोष मिलता है। खेल बच्चों के क्रियात्मक कौशलों के विकास में सहायक होता है। क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास करने पर निर्भर करता है। खेल एक ऐसी क्रिया है जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब बच्ची बार बार सीढ़ी पर चढ़ती है और उससे कूदती है तो ऐसा वह इसलिए करती है क्योंकि उसे मजा आता है। आनंद के साथ साथ ऐसा करते समय बालिका के शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, खेल क्या खोज करने और सीखने के अवसर प्रदान करता है? इस पर अपने तर्क दीजिए। बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। खेलते हुए बच्चों को वस्तुएं छूने, उन्हें ध्यान से देखने और आसपास के वातावरण की छानबीन करने का मौका मिलता है और इससे उन्हें अपने मन में उठते हुए अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। खेल क्रियाओं के माध्यम से वे आम घटनाओं के घटित होने के कारण भी समझने लगते हैं। बच्चों को इच्छानुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। खोज का अर्थ है
घटनाओं और वस्तुओं के बारे में स्वयं पता लगाना। अगला प्रश्न है ओजस्वी एवं शांत खेल में अंतर लिखिए। ओजस्वी खेल, बच्चे भागने, कूदने और उछलने वाले खेल खेलना पसंद करते हैं तथा वह खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे खेल ओजस्वी खेल कहलाते हैं। शांत खेल, वे खेल जिसमें अधिक शारीरिक क्रिया की आवश्यकता ना हो और अधिक ऊर्जा व्यय ना हो, शांत खेल क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, चौक से लिखना, चित्र बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना और पत्थरों से मीनार बनाना इत्यादि। अगला प्रश्न है स्पर्धा के क्या लाभ हैं। स्पर्धा लाभ किसी के लिए एक संपत्ति हो सकता है, जिस प्रकार किसी व्यापारी का व्यापार प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक हो सकता है। ग्राहकों को बेहतर और अधिक से अधिक मूल्य द्वारा वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। उसी प्रकार स्पर्धा के द्वारा बालकों में खेल का विकास, खेल को और अधिक विकसित करने हेतु स्पर्धा किया जाना आवश्यक है। स्पर्धा के द्वारा बालकों का शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास किया जा सकता है। स्पर्धा के द्वारा बालकों को विद्या अर्जन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। स्पर्धा द्वारा बच्चे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। स्वानुभूति की अवधारणा क्या है। स्वानुभूति से आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों तथा व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखता है वही उसका स्वानुभूति कहलाता है। व्यक्ति का स्वानुभूति उसके चिंतन पर आधारित होता है। स्वानुभूति प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु स्वानुभूति ही होता है। आत्मवर्णन की अवधारणा क्या है। आत्मवर्णन से आशय यह है कि जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में वर्णन करता है, इस हेतु अज्ञान रूपी परतों को हटाने के लिए हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्ति अपना वर्णन करता है, जिसमें उसके द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कार्यों, अच्छाई एवं व्यक्ति की बुराइयां, इन सभी का विस्तृत रूप से वर्णन करता है। वह किसी भी दोष को नहीं छुपाता। इस तरह स्वयं का वर्णन करना ही आत्मवर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है आत्म पहचान का अर्थ लिखिए। यह प्रश्न आ सकता है। स्वयं से प्रेरित होना ही आत्म पहचान है। समग्र रूप से अपने व्यक्तित्व को जानना, अपने विचार, आस्थाएं, विश्वास, भावनाएं, अभिप्रेरणाएं, अपनी कथनी, अपनी करनी सभी को जानना आत्म पहचान है। अपनी कमजोरियों, अपनी क्षमताओं को जानना ही आत्म पहचान कहलाता है। आत्मसम्मान की अवधारणा को समझाइए। व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं का जो स्वमूल्यांकन करता है उसे आत्मसम्मान कहते हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो 1908 से 1970 ने अपने मानव आवश्यकताओं का अनुक्रम नामक सिद्धांत में किया था। आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताओं में मात्र भोजन, आवास ही नहीं, उपलब्धियां और सम्मान भी सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति यह चाहता है कि लोग उसे जानें, पहचानें, पसंद करें और सम्मान करें। यह एक मानसिक अवस्था है। उच्च स्वाभिमान होने का अर्थ है आत्मविश्वास, योग्यता और सकारात्मक दृष्टिकोण। व्यक्ति के पालन पोषण का तरीका, माता पिता की आवृत्तियां तथा जीवन अनुभव स्वाभिमान को तय करते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा देकर उसकी 4 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व की परिभाषा। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रमुख विशेषताएं। गतिशील प्रक्रिया है, मनोदय है, गुणों का संगठन है, वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यह आंतरिक व बाह्य गुणों का मिला जुला स्वरूप है। इसमें विभिन्न गुणों का एकीकरण होता है। कभी कभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व समान नहीं होते हैं। नैतिकता का अर्थ लिखिए। नैतिकता का अर्थ। मोरल शब्द मोरेस से बना है, जिसका अर्थ प्रथाएं, लोक रीतियां या शिष्टाचार से है। इसी शब्द से मोरलिटी बना है, जिसका अर्थ है नैतिकता। समाज के नियमों, मान्यताओं, अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिक व्यवहार है। नैतिकता का संप्रत्यय वस्तुतः एक सापेक्ष संप्रत्यय है और समाज एवं संस्कृति के संबंध में ही इसकी व्याख्या की जाती है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं, वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अर्जित किया जाता है। नैतिक व्यवहार का विकास बालक के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। बच्चा नमूनों, उदाहरणों का अनुकरण करके ही नैतिक व्यवहार सीखता रहता है। विकास के क्रम में बच्चा नैतिक व अनैतिक व्यवहार का सामना करके सीखता रहता है। मोटे रूप में नैतिकता वह मानसिक वृत्ति है जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अच्छे बुरे, सच झूठ, वांछनीय अवांछनीय, उचित एवं अनुचित के बीच अंतर कर पाता है। अतः हरलॉक के अनुसार सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है। अगर नैतिक व्यवहार की परिभाषा आए तो इतनी लिख दीजिएगा, नंबर 1 मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है, नैतिकता के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को समझाइए। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड ने किया है। इसके अनुसार बच्चा प्रारंभ में अपने माता पिता के व्यवहारों का अनुकरण करता है और आगे चलकर उसके विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों का आंतरिकीकरण कर लेता है। जब कभी वह माता पिता की इच्छाओं के अनुरूप आचरण संपन्न नहीं कर पाता है तो उसे ग्लानि, पश्चाताप होता है। इस अप्रिय व दुखद अनुभूति से बचने के लिए वह परिवार के आदर्शों का पालन करता है। माता पिता से ग्रहण की गई नैतिक भावना ही बाद में बालक के लिए विवेक का रूप धारण कर लेती है और बालक इसी के अनुसार नैतिक व्यवहार के लिए बालक भीतर से निर्देशित होता है। अगला प्रश्न है, कोहलर वर्ग द्वारा नैतिक विकास की दी गई 6 अवस्थाओं के नाम लिखिए। आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक समझौता की अवस्था, विवेक की अवस्था। नैतिकता और अनुशासन में क्या संबंध है? नैतिकता और अनुशासन में संबंध। नैतिकता व अनुशासन परस्पर संबंधित प्रत्यय हैं। किसी समाज अथवा सामाजिक समूह की अपेक्षाओं और उसके द्वारा निर्मित आचरण के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना नैतिकता है। यह देश व काल के साथ परिवर्तित हो। अनुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को नैतिक आचरण संपन्न करने की शिक्षा एवं प्रेरणा प्रदान की जाती है। इसके उल्लंघन करने पर दंड व पालन करने पर प्रोत्साहन की व्यवस्था भी रहती है। 15वां प्रश्न है, बच्चा खेल क्यों खेलता है? खेल की सबसे पहली विशेषता है कि खेल आमोद प्रमोद का साधन है। खेल में मजा आता है। कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जो बच्चों को आनंद देता है तो बच्चा उसे करता है। बच्चों के सीखने का माध्यम बनता है खेल। खेल यकीनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम और जानवर भी तरह तरह के अनुभवों को जांचते हैं, परखते हैं और यह देखते हैं कि उन अनुभवों का प्रयोग हम दूसरी परिस्थितियों में विभिन्न उद्देश्य के लिए करते हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 16 है, एल कोनिन के शोध के अनुसार बच्चों में खेल की शुरुआत कहाँ से होती है? एल कोनिन के अनुसार 1 से 3 वर्ष तक के छोटे बच्चों के खेल की जड़ें हस्त संचालन और उसके द्वारा अन्य उपकरणों के प्रयोग की गतिविधियों से होती हैं। हस्त प्रयोग के द्वारा बच्चों की विशेषताओं की तलाश करते हैं और बने बनाए से उनका इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके बाद बच्चे रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुओं का कल्पित स्थितियों में इस्तेमाल करना सीखते हैं। इस प्रकार खेल की शुरुआत होती है। इसी के साथ ही आपके सारे प्रश्न पूरे हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आपको करा दिए जाएंगे। और प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, वहाँ बुक्स के सारे नोट्स हैं। पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि जिस बुक के नोट बनाए हुए हैं उसी से सारा पेपर आपका आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखें। आप सभी को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो।